सोशल मीडिया पे मेरे 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड बहुत सारे लोग उसमें कर्ज के तले दबे हुए हैं। चाहे 30,000 रुपए महीना कमाते हो या 3 लाख रुपए महीना, महीने के एंड में ईएमआई देते देते कुछ भी नहीं बचता। मनी मैटर्स के इतने सारे एपिसोड हो चुके हैं एंड सेम कहानी रिपीट होती जा रही है। अंकुर, डेट बहुत है, लोन्स बहुत हैं, खर्चे तो संभल जाते हैं लेकिन ये लोन कहीं चुक ही नहीं पा रहे हैं। हम इन्वेस्ट कैसे करें? कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, फ्यूचर के लिए कोई सेविंग नहीं है। पूरी जिंदगी इसी लोन के चलते खत्म होती जा रही है। इस वीडियो में 5 स्टेप्स अपने लोन्स क्लियर करने के लिए, वो 5 स्टेप जो मैं हर मनी मैटर्स में हर एक शख्स के साथ सेम तरीके से दोहराऊंगा, चाहे वो आपकी सिचुएशन हो, उनकी हो या किसी भी और की। स्टेप नंबर 1, ये लोन आया भी कैसे? मेरे अनुभव में 3 चीजें रेगुलरली होती हैं जिनकी वजह से हम कर्ज के तले दब जाते हैं। नंबर 1, डिजायर। ये दुनिया जो है ना, ये हमें डिजायर बेचने में लगी हुई है। वो महंगी गाड़ी, वो महंगा फोन, वो वेकेशन, वो घर, वो अच्छे कपड़े, वो अच्छी घड़ी, वो हर एक चीज जिससे दुनिया को ऐसा लगेगा कि आप सक्सेसफुल हैं, आप अमीर हैं, आप जीत चुके हैं। एंड इसके लिए अगर आपको लोन भी लेना पड़े तो लीजिए। कितनी हैरानी सी बात है कि अगर किसी के बैंक में 1 करोड़ रुपए हो और वो 10 लाख रुपए की गाड़ी चलाता हो तो वो इंसान हमें गरीब लगता है, लेकिन वो इंसान जिसने 50 लाख की गाड़ी कर्ज पे ली हो और बैंक में 5 लाख रुपए भी नहीं हो, वो हमें अमीर दिखता है। दुनिया ऐसी बन चुकी है। दुनिया इसी डिजायर के चलते हमें हर एक एड के थ्रू, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, हर एक चीज से सिर्फ और सिर्फ चीजें बेचने में लगी हुई। एंड फिर दूसरी चीज उसको और आग लगा देते हैं, एक्सेस टू इजी क्रेडिट। एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहां लोन्स एक ऐप में 30 सेकंड में मिल जाते हैं। आपको जितने भी पैसे चाहिए, आपको इंस्टेंट, बहुत अनबिलीवेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। पर्सनल लोन लेना एक तरीका होता था, कागज पे कागज, इनकम टैक्स देना, आईटीआर दिखाना, सैलरी स्लिप्स दिखाना, फिर जाके बैंक बोलेगा अच्छा तुम्हारी तो हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें नहीं मिल सकता, या अगर मिलेगा भी तो बहुत महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन सिर्फ इतना ही अमाउंट। अब ऐप डाउनलोड करो, पैसे डालो, बैंक अकाउंट डिटेल डालो, पैसा। पैसा मिलना तो बहुत आसान है क्योंकि ये आपका पैसा नहीं है, लेकिन ये पैसा वापस चुका पाना ना बहुत मुश्किल होता है। एंड जब इस पैसे की लत लगने लगती है क्योंकि डिजायर देखा है, इट बिकम्स अ स्पाइरल। क्योंकि तीसरी चीज हमने ना बचपन से यही देखा है। मिडिल क्लास भारत में सिर्फ माँ बाप को जद्दोजहद करते हुए देखा है। तो एक समय था जब पैसे से ना घिन आती थी। ऐसा लगता था कि हर एक फसाद की जड़ पैसा है, कि अगर पैसा मिल जाएगा ना तो सब खुश हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा ना तो माँ पापा काम करना बंद कर देंगे, पैसा मिल जाएगा ना तो भाई बहन की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा ना तो ये घिसी पिटी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, पैसा मिल जाएगा ना तो दुनिया, जिंदगी बदल जाएगी। एंड उस पैसे की घिन को हमने पैसे की रेस बना दी। हम पैसे के पीछे भागते रहे एंड जितनी आसानी से वो पैसा क्रेडिट पे मिलने लगा, हम उन डिजायर्स के पीछे भागे और हमें ऐसा लगा कि हम जिंदगी में जीत गए हैं, बल्कि पैसा जीत रहा था, बैंक्स जीत रहे थे, ये ऐप जीत रहे थे, हम नहीं। तो स्टेप नंबर 2, ये हुआ भी कैसे? ये हुआ भी कैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैं सबसे पहले लोगों से, खासकर मनी मैटर्स पे या जिंदगी में भी अगर कोई भी ईमेल करता है या मिलता है कि ना हमारी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, लोन के तले दबे जा रहे हैं, साल के या महीने के एंड में कोई पैसे नहीं बचते हैं, क्या करें? मैं उनसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए आपके मोटे मोटे खर्चे क्या हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में? उनको कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया ही नहीं। 2-3 मोटे मोटे खर्चे, रेंट, खाने पीने, इन सब के अलावा उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि उनके पैसे कहाँ जाते हैं। इतनी बार होता है कि मनी मैटर्स में मैं एक्सेल शीट खोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है आपकी तनख्वाह कितनी? 25,000 रुपए। ठीक है, रेंट कितना? 10,000। खाने पीने का खर्चा कितना? 5,000। बाकी चीजों का जो भी आप रहन सहन जो भी है 3,000। ठीक है, जुड़ के 18 अपने, मतलब आप महीने के 7,000 रुपए बचा लेते हैं।
वो बोलते हैं नहीं, बचते ही नहीं। हम लोग कहाँ जाते हैं, कोई आइडिया ही नहीं। आइडिया कैसे नहीं है दोस्त? क्या आप अपने पैसे के बारे में इतने दिल फेंक हैं? आप इतनी मेहनत से अपनी मरमा के अपने मैनेजर के तलवे चाट के गंदी नौकरी कर करके टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह के आप छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि लोन सर पे है। क्यों? क्योंकि ये इनकम बहुत जरूरी है। उस चीज के लिए आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप थोड़ी सी भी मेहनत करके ये नहीं जानना चाहेंगे कि वो पैसे जब आपको मिल जाते हैं, उस पैसे के लिए जिसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाना चाहें, वो पैसे जब आपको मिल जाते हैं, वो पैसे आप खर्च कैसे करते हैं? वो पैसे जाते कहां हैं? आपके पास इतने पैसे क्यों नहीं है? इतने पैसे हैं तो वो कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? दिस इज एब्सोल्युटली क्रिमिनल। वो लैक ऑफ क्लैरिटी कि आपके पैसे कहां, क्यों, कैसे जाते हैं इज अ चैलेंज। बड़ी इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ था। यंगस्टर्स ने बोला कि जब से यूपीआई आया है ना, हमारे ज्यादा पैसे खर्च होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट का पिन डालो, उड़ गए, और पता ही नहीं चलता। वो 15 रुपए आप दिन में करेंगे तो 500 रुपए महीने के उड़ गए। वो 100 रुपए दिन के करेंगे तो 3000 रुपए महीने के उड़ गए, एंड पता भी नहीं चलता। 4 डिजिट है। फिर यूपीआई लाइट आ जाता है कि इंटरनेट भी नहीं चाहिए, 2000 से कम की जो भी पेमेंट करनी है इंस्टेंटली हो जाएगी, बाद में सिंक कर लेंगे। एंड यू आर यूजिंग योर मनी एज इफ यू हैवंट वर्कड हार्ड फॉर इट। आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि इस पैसे के लिए आपने कितनी मेहनत करी है, क्योंकि जब आप पैसे खर्च कर रहे होते हैं, आप ऐसे करते हैं जैसे आपने मेहनत करी नहीं। देन क्लियरली समथिंग इज रॉन्ग। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 3, इस डेट से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब इसके लिए बहुत सारे मिनी स्टेप्स हैं, लेकिन पहला मिनी स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी इज क्लैरिटी एंड ट्रैकिंग कि आपका पैसा कहां जा रहा है। हर महीने के एंड पे एज अ कंपनी आई सिट डाउन विद माई बैंक स्टेटमेंट। मैं डाउनलोड करता हूं और उस बैंक स्टेटमेंट में 7 रुपए या 15 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक कोई भी अगर पेमेंट होगी, उसका 100% अकाउंट देता हूं। एक एक लाइन आइटम, एक भी चीज नहीं छोड़ता हूं। एंड इसका मतलब महीने के एंड मेरे पास ये क्लैरिटी आती है कि हमारा पैसा कहां गया है, कितना गया है और क्यों गया है। एंड व्हेन यू डू इट रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, you begin to understand the value of money. More importantly, you begin to understand कि आपका पैसा कहाँ फालतू खर्च हो रहा है और कहाँ जरूरतों के लिए खर्च हो रहा है। ये आदत बचपन से पड़ी हुई। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप ये शीट, सितंबर 2004 की बात है, मतलब 20 साल पहले की। पहली बार जिंदगी में कमाना शुरू किया था। हर एक खर्चा लिखा हुआ है। पेट्रोल कितना, मेरठ में एक ऑफिस टूर के लिए गया था, वहां STD कॉल करके कुछ होता था, 65 रुपए उसमें खर्च हुए हैं। फिर रुचि के साथ डेट पे गए हुए हैं तो ओपन ओवन 100 रुपए उसमें खर्च हो गए। आइसक्रीम या हल्दीराम, माँ को घर के पैसे दिए हुए हैं 2000 रुपए, बहन को दिए हुए हैं, ये आपकी बाइक की EMI जा रही है, ये 28 रुपए बल्ब में खर्च हुए हैं। आप देख रहे हैं हर एक चीज का हिसाब है। पेस्टल शीट्स खरीदी हुई हैं 16 रुपए की, सब्जी ली हुई है 25 रुपए के, जूते खरीदे थे 260 रुपए के उस समय पे, 10 रुपए की चॉकलेट ली हुई है। ये सारा फैमिली पे क्या खर्चा है, पर्सनल क्या खर्चा है, ट्रैवल पे क्या खर्चा है, खाने पे क्या खर्चा है और मिसलेनियस का खर्चा है। हर एक चीज का एक बजट बना हुआ है, हर एक चीज का बजट है। तो 4500 रुपए फैमिली पे, 3750 पर्सनल पे, 800 रुपए ट्रैवल पे, 2500 रुपए खाने पे, 1000 रुपए मिसलेनियस। ये एक्चुअल खर्चा है उस महीने का। तो 12550 रुपए का बजट, 12105 रुपए का खर्चा, 445 रुपए की बचत। ये आदत, यही आदत फिर ISB में भी रही। तो ISB में भी आप देखेंगे, ये कब की बात है, मार्च 2005 की बात है। हाँ, मार्च 2005 की बात है। एंड कैटेगरीज बढ़ गई हैं, तो खाने का खर्चा, ग्रोसरी का, पर्सनल, फोन, बुक्स, मिसलेनियस, सारी चीजें। आपका बजट 7300, एक्चुअल खर्चा उस महीने 11172 रुपए, 72 ही होता है ना, 72 रुपए। तो खर्चा कहाँ ज्यादा हुआ, 8000। ये खाने का खर्चा इतना ज्यादा क्यों हो गया, तो देख सकते हैं ट्रीट टू लेडीज। तो एक ट्रीट दे दी थी मैंने अपने गर्लफ्रेंड्स को जो वहां थी। गर्लफ्रेंड्स नहीं थी मेरी, वो मेरी लेडी फ्रेंड्स थी। तो एक ग्रुप था मेरा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। बट ये जो फूड का खर्चा महीने का, ये हर महीने जाता ही जाता था। बाकी जो भी सारी चीजें थी
तो यू विल सी कि ये खर्चा 5 रुपए का समोसा, 5 रुपए का समोसा, कितने समोसे खाए भी मैंने? अच्छा हाँ, 15 मार्च के बाद 29 मार्च को समोसा, थैंक गॉड। तो 2 हफ्ते में एक समोसा भी खा लिया, 5-5 रुपए, हर एक चीज का हिसाब डला हुआ है। ये ना आदत की बात है, ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक तो पैसा हाथों की मैल हो, आएगा चला जाएगा, कोई आइडिया भी नहीं कि कितना है, कब है, कैसे है, एंड यू विल ऑलवेज बी लॉस्ट। तो ये मेरा पहला स्टेप होता है किसी भी मनी मैटर्स एपिसोड में कि आप मुझे ये बताइए आपकी इनकम कितनी है, आपके मोटे मोटे खर्चे कितने हैं, एंड मैं फोर्स करता हूं उनको वो हर एक खर्चा याद करने के लिए जो शायद वो भूल चुके होंगे घंटे में। उसके बाद अक्सर एक अमाउंट बच जाता है, एंड ये सारी ईएमआई देने के बाद है, सारे लोन के खर्चे क्लियर करने के बाद है, एक छोटा सा अमाउंट बच जाता है। अब इस अमाउंट का करना क्या है? इस अमाउंट को आपको वापस डालना होगा टू क्लियर ऑफ योर लोन्स। इसके लिए एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। जब लोन की ईएमआई होती है, फर्ज करिए महीने की 5 तारीख को, तो बैंक आपसे आकर ये नहीं पूछता है कि अंकुर कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, पैसे देने की हालत में हो, मूड ठीक है, मेंटल हेल्थ ठीक है, फिजिकल हेल्थ सब ठीक है, इमोशनली सब कुछ सही है, पैसे हैं नहीं है, चलो अगले महीने दे देना। ओ मन नहीं कर रहा, अच्छा घर इस बार ज्यादा भिजवाने थे, कोई बात नहीं, होता है, अगले महीने दे देना। अच्छा वो इमरजेंसी आ गई थी, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है यार, कोई बात नहीं, अगले महीने दे देना। अगले 2 महीने तक नहीं दे सकते, तीसरे महीने से दे देना। बैंक तो ये नहीं बोलता ना, बैंक को घंटा फर्क पड़ता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जॉब है नहीं है, आपके पास पैसे हैं नहीं है, आप सही से सोच रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैंक को हर महीने की 5 तारीख पे अपना पैसा चाहिए, एंड हम पूरी फाइट मार के उस बैंक को वो पैसा दिला के रखते हैं। कितना स्ट्रेस होता है कि बैंक में वो पैसा होना चाहिए, क्योंकि ईएमआई बाउंस नहीं करनी चाहिए, क्रेडिट रेटिंग स्पॉइल हो जाएगी। This is the same discipline you need to have with the money that is left. तो जो SIP हम करने के लिए शुरू होते हैं ना कि यार अंकुर भाई को ने बोला था SIP करना है, वही सेम चीज आपको अपने लोन के लिए करनी है। I call it the loan SIP कि यार लोन चुकाने के लिए ना जो हम EMI देने के लिए तैयार हैं, उसी के चलते चलते हम एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी बनाएंगे उस लोन को चुकाने के लिए। तो हर महीने विदाउट फेल वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, चाहे वो 500 रुपए हो, 5000 रुपए, फर्क नहीं। दैट विल गो टुवर्ड्स पेइंग ऑफ द लोन्स। अब वो लोन किस ऑर्डर में पे करना है, उसके लिए एक 2x2 मैट्रिक्स समझते हैं। एक्स एक्सिस में हम ये पूछेंगे कि जो लोन का टेन्योर है, फर्ज करिए 5 साल का है, उसका क्या 30% टाइम बीत चुका है या अभी वो पहले 30% में ही है, मतलब 5 साल के लोन के लिए 1.5 साल। तो क्या लोन पहले 1.5 साल में ही है या पहले के 1.5 साल बीत चुके हैं? Why 30%? क्योंकि पहले 30% में हम लोन का करीब 50-55% इंटरेस्ट चुका देते हैं। सो इट मे सीम लाइक यार आधा नहीं होना चाहिए कि 2.5 साल में हम 50% इंटरेस्ट चुकाएंगे। नहीं, इंटरेस्ट जो है वो फ्रंट लोडेड होता है, तो बैंक पहले अपनी ईएमआई में इंटरेस्ट ज्यादा लेता है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब एक्चुअल लोन जो है वो कम चुकाता है, एंड धीरे धीरे जब उसका इंटरेस्ट वो कमा लेता है फिर वो लोन चुकाना शुरू करता है और इंटरेस्ट कंपोनेंट को कम करता है। तो शुरू में लोन पे ऑफ करना ज्यादा फायदेमंद होता है, बाद में लोन पे ऑफ करना कम फायदेमंद होता है, इसीलिए 30% वाला। तो लोन का टेन्योर क्या फर्स्ट 30% में है या रिमेनिंग 70%? एंड वाई एक्सिस पे आप पूछेंगे कि क्या ये लोन का इंटरेस्ट अमाउंट लो है या हाई है। लो और हाई में अंतर क्या है? अब ये रिलेटिव होता है, तो जितने भी आपके लोन चल रहे होंगे उनको आप लो और हाई रिलेटिवली कर लीजिए। तो फर्ज करिए आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है ऐप के थ्रू 30% पे, तो वो हाई हो गया, 14% पे है तो वो भी हाई हो गया, कोई 8% का होम लोन लिया हुआ है तो वो लो हो गया, सो दैट देयर इज कंपैरेटिव बेसिस। अगर कंपैरेटिव बेसिस नहीं है तो एब्सोल्यूट दर्जे पे कोई भी लोन जो 10% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है वो हाई है, जो भी लोन 10% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है वो लो है। कायदे से वो भी लो नहीं है, बट लेट्स अज्यूम कि वो लो है। सो ऑर्डर क्या होना चाहिए? कोई भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन जो पहले 30% के अंदर ही है उसको सबसे पहले चुकाना है, चाहे उसकी ईएमआई जो भी है। आप
जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट अपने बजट के बाद बचाएंगे वो हर महीने पूरी शिद्दत के साथ जैसे एक ईएमआई निकलती है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट से उस लोन का प्रिंसिपल क्लियर करेंगे। तो आप बैंक को या ऐप को या जो भी कोई और है उनको वो पैसे देने शुरू करेंगे हर महीने SIP के जैसे। द फर्स्ट वन विल बी हाई इंटरेस्ट लोन विच इज न्यू या इन द फर्स्ट 30%। फिर लो इंटरेस्ट लोन विच इज अगेन इन द न्यू या 30% टेन्योर। फिर हाई इंटरेस्ट लोन विच इज इन द 70% टेन्योर एंड फाइनली लो इंटरेस्ट लोन विच इज इन द रिमेनिंग 70% टेन्योर। ये मोटा मोटा ऑर्डर है। इस ऑर्डर में एक बहुत बड़ा कैविएट, अगर कोई भी आपने ऐप या क्रेडिट कार्ड का लोन लिया हुआ है, मतलब कोई भी ऐसा लोन जिसका रेट ऑफ रिटर्न 30% से ज्यादा है, वो पहले चुकाना है, चाहे वो नया हो या पुराना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोन जेन्युइनली आपकी पूरी इनकम बर्बाद कर सकता है अगर वो नहीं चुकाया गया। तो आपको कुछ भी करके उस लोन को सबसे पहले चुकाना। यू विल डू दिस until you solve the problem. How does it work? ये ना ऐड होता रहता है। तो फर्ज करिए आपके अभी 3 लोन चल रहे हैं, एक का EMI 4,000, एक का 3,000, एक का 3,000 एंड आपके पास एक्स्ट्रा 3,000 रुपए बचते हैं हर महीने। आप वो 3,000 रुपए इनमें से एक लोन को चुकाने में लग जाते हैं एंड फर्ज करिए 3 महीने बाद आपका एक 3,000 रुपए वाला जो EMI लोन है वो चुक जाता है। अब उस लोन की EMI बंद हो गई। आप इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू करेंगे, आप अपने लोन पहले क्लियर करेंगे। तो अब आपके पास पहले के 3,000 रुपए बच रहे थे एंड अब ये लोन जो खत्म हो चुका है इसकी EMI भी बचेगी, तो 3,000 रुपए और 6,000 रुपए। ये अब 6,000 रुपए की आप लोन SIP शुरू करेंगे एंड दूसरा लोन चुकाना शुरू करेंगे। फर्ज करिए वो 4 महीने में चुक गया। अब आपके पास कितने एक्स्ट्रा हैं? 6,000 रुपए एक्स्ट्रा थे प्लस 3,000 रुपए का फर्ज करिए लोन चुक गया, तो 3,000 रुपए और 9,000। अब आप 9,000 से इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू करेंगे, वो 9,000 की आप फिर से लोन SIP शुरू करेंगे एंड जो 4,000 रुपए वाला लोन है उसको चुकाना शुरू करेंगे जब तक वो नहीं चुकता। दिस प्रोसेस विल कीप कंटिन्यूइंग तब तक आपके लोन नहीं चुक जाते। विच देन ब्रिंग्स मी टू स्टेप नंबर 4। जब आपके लोन चुक गए उसके बाद you will start thinking of protection and investment. Protection मतलब emergency fund। क्यों? क्योंकि आपने लोन इसलिए लिया था क्योंकि आपकी डिजायर या कामना थी, या कुछ लास्ट मिनट में इमरजेंसी आ गई थी और उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो फॉर द नेक्स्ट टाइम कि ये ना हो, यू विल बिल्ड अ कॉर्पस। 3 से 6 महीने के जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसको एक इमरजेंसी फंड बनाएंगे और उसको एक FD में डाल देंगे। फिर इंश्योर करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस है एंड लाइफ इंश्योरेंस है, क्योंकि ये 2 चीजें आपकी एक्सपेंसेस को कंप्लीटली डीरेल कर सकती हैं। तो वो करेंगे एंड देन उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको आप रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टिंग के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन मोटा मोटा अगर मुझे हेडलाइन देना हो, 3 म्यूचुअल फंड काफी होने चाहिए। एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अपनी एज और इनकम के अनुसार आपको ये म्यूचुअल फंड्स के जो रेशियोज हैं या जो शेयर है कितना हर एक में डालना है वो डिसाइड करना है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जीना नहीं बंद करना है। ये नहीं है कि आप अपनी सारे कामनाओं का, अपनी सारी इच्छाओं का गला घुट के अब साधु महात्मा बन के सिर्फ 60 साल की उम्र में करोड़पति बनने का प्लान बना रहे हैं। नहीं, वो जिंदगी नहीं। आपको अपनी जिंदगी एंजॉय करते हुए थोड़ा थोड़ा पैसा अपने फ्यूचर जिंदगी के लिए अलग से रखना है। दैट इज हाउ इट शुड। तो आपकी जो पहले कामनाएं थी, इच्छाएं थी, डिजायर्स थे, जिनके लिए आपने आंखें बंद करके क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, लोन ले लिए, पर्सनल लोन ले लिए, जो भी था, वो आप लिमिट में लाना है। तो एक बजट के अनुसार चलना है। तो आपकी जरूरतों का बजट, विच इज योर मैंडेटरी एक्सपेंसेस, आपका रेंट हो गया, आपका खर्चा पानी हो गया, खाने का खर्चा, वो सब। देन आपकी कामनाओं का, आपकी इच्छाओं का, आपके डिजायर्स का खर्चा आइडियली शुड बी अबाउट 30% ऑफ योर सैलरी। तो अगर आप 25,000 रुपए कमाते हैं, हर महीने 7,500 रुपए आप अपनी इच्छाओं की तरफ प्लीज स्पेंड करिए। चाहे वो बाहर खाना खाना हो, पार्टी करनी हो, या बचा के एक फोन खरीदना हो, या वेकेशन पे जाना हो, वो सारी चीजें
विद इन दैट 7,500, और महीने के कम से कम 20% आपको आइडियली इन्वेस्ट करने चाहिए इन द मैनर दैट यू हैव अकॉर्डिंग टू योर एज एंड इनकम। एंड फाइनली वी कम टू स्टेप नंबर 5। अब ये स्टेप नंबर 5 जो है ना, ये असलियत है। एंड ये स्टेप है कि जिंदगी एक एक्सेल शीट के अनुसार नहीं चलती। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके प्लान के अनुसार नहीं चलेंगी। जिंदगी में बहुत सारी चीजें आप प्लान करते हैं लेकिन वो आपको एक दूसरी दिशा में ले जाती है। मेरे साथ ये हुआ है। मुझे याद है बढ़ते हुए पापा ने वो सारी क्लासिक मिस्टेक्स करी थी जिनके बारे में मैं आज आपको वार्न कर रहा हूं। हम एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं। हमेशा कामना थी, इच्छा थी कि मिडिल क्लास ट्रैप से निकल पाए। उस जमाने में वॉशिंग मशीन खरीदना बहुत बड़ी बात थी, एक टेप रिकॉर्डर खरीदना एक बहुत बड़ी बात थी, एसी खरीदना, कूलर खरीदना तो पता नहीं कब की बात थी, एक गाड़ी खरीद पाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये सारी चीजें हमने लोन पे ली क्योंकि कभी पैसे थे ही नहीं। वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करे, वो पर्सनल लोन लिए एंड कर्ज के तले दबते रहे। पापा ने एक बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस सही से नहीं चला, उसके कर्ज। मैंने ISB अपना MBA करने के लिए 14 लाख रुपए का लोन लिया, वो कर्ज। तो मुझे याद है जब 2006 में मेरी पहली बार नौकरी लगी थी आफ्टर माय MBA, कमा तो मैं 12 लाख रुपए महीना साल रहा था, लेकिन खर्चे ऐसे थे कि कुछ भी नहीं बचता। सारे लोन की EMI में चले जाते थे। पापा के लोन जो बचे हुए थे, मेरे एजुकेशन लोन जो बचा हुआ था, घर का खर्चा, मेरी गाड़ी का, मेरे पेट्रोल का, वो सारी चीजें। एंड 2007 में शादी करी, पर्सनल लोन लेके करी, 20 लाख रुपए लोन लिया था, वो फिर चुकाते रहे। एंड आई एम नॉट लाइंग व्हेन आई से दिस, 2017 में जाकर 12 साल के बाद हमारे सारे लोन क्लियर हुए। 2017, 12 साल लग गए वो सारे लोन क्लियर करने में। पापा का जो बिजनेस लोन था 35-40 लाख रुपए का था। धीरे धीरे पाई जोड़ के हर महीने जितने भी बच पाते थे दे दे के वो लोन चुकाया। एजुकेशन लोन चुकाया, वो सारे पर्सनल लोन चुकाए। बहन की शादी हुई थी, उसके लिए पर्सनल लोन लिया, वो चुकाया। सारे लोन चुकाए। फिर 2020 में घर का लोन लिया क्योंकि घर पहली बार खरीदा और कोविड आ गया। इनकम कंप्लीटली स्टॉप हो चुकी थी। महीने के खर्चे चलाने के लिए सिर्फ 5 महीने के पैसे बैंक में बचे थे। कोई आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है जिंदगी में, कोई आइडिया नहीं कि जिंदगी हमें कहां ले जाएगी। उस पॉइंट पे रुचि और मैंने, मेरी वाइफ और मैंने ये डिसाइड किया कि अगर अगले 2-3 महीने में कोई जरिया नहीं मिला इनकम कमाने का तो घर बेच देंगे। जो डाउन पेमेंट करी थी 50 लाख रुपए की, वो शायद वापस मिल जाएगी। पहाड़ों में चले जाएंगे, बच्चों को होम स्कूल करेंगे, किसी गांव के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएंगे और इस 50 लाख रुपए में अपनी जिंदगी बिता देंगे। थैंकफुली वो नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट 2023 पिछले साल शुरुआत में हमने अपने घर का भी लोन चुकाया। 2023 में at the age of 43, it was the first time ever that we had reached a debt-free status. हमारे सर पे कोई भी कर्ज नहीं था। पहली बार जिंदगी में, पहली बार 40 साल की जिंदगी के बाद पहली बार सर पे कोई लोन नहीं। तो लोन चुकाना क्या होता है? उस लोन को धीरे धीरे पाई जोड़कर सालों चुकाना क्या होता है मैं जानता हूं। तो अगर प्लान के अनुसार जिंदगी ना चले, एक चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि जो चीज आपके लिए काम कर रही है ना, वो पकड़ लो और उसे करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्योंकि इसी चीज को डिसिप्लिन कहते हैं, इसी चीज को अनुशासन कहते हैं। डिसिप्लिन वो चीज नहीं होती जो आप अपना मन मार के अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को कुचल कर कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पता है आपको करना चाहिए। वो डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन एक नेचुरल तरीका होता है जीने का, कि आपको पता है कि हर महीने ये आपको पैसे देने हैं टुवर्ड्स दैट बिग लोन जो आपको चुकाना है।
एंड फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये पैसे जागे ही रहेंगे क्योंकि ये काम कर रहे हैं, ये उस लोन को चुकाने के काम आ रहे हैं एंड ये आप करते रहेंगे। एंड इट्स द सेम फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन दैट वर्क्स फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। चाहे वो फिट होना हो, चाहे वो तरक्की करना हो, चाहे वो पैसे के बारे में पैसे को बढ़ाना हो, आपके रिश्ते हो, कोई भी चीज, उस चीज को पकड़ लीजिए जो आपके लिए काम करती है और फिर आंखें बंद करके सिर्फ उस चीज को करते रहिए। रिपीट इट लाइक इट फील्स बोरिंग AF, बट यू नो इट्स वर्किंग फॉर यू। तो लोगों को ना ऐसा लगेगा कि बहुत बोरिंग है, लोगों को लगेगा यार आप रोज सेम चीज खाते हो, रोज सेम चीजें पहनते हो, सेम टी शर्ट में वापस आ जाते हो, हर बार वैसे ही दिखते हो, कुछ है ही नहीं, ना बैकग्राउंड चेंज होता है, ना कपड़े चेंज होते हैं, ना कहने का ढंग चेंज होता है, ना वीडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, सब कुछ सेम। इतना बोरिंग। व्हाट्स न्यू अंकुर, व्हाट्स नेक्स्ट? एंड मेरे लिए नथिंग इज न्यू, नथिंग इज नेक्स्ट। मैं सिर्फ एक ही चीज जो मेरे लिए काम कर रही है करता रहूंगा क्योंकि वो मेरे लिए डिसिप्लिन है, वो मेरे लिए रूटीन है, वो मेरे लिए अनुशासन है। एंड ये डिसिप्लिन अगर आप अपनी जिंदगी में ले आए तो पैसा तो बहुत छोटी चीज है दोस्त, आपको हर एक चीज हासिल हो जाएगी। कर्ज के तले दबे रहना क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, उस कर्ज से निकलना कितना मुश्किल होता है उसको भी अच्छे से जानता हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि हर एक शख्स इस दुनिया में एक कर्ज से, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, निकल सकता है। लेकिन एक कर्ज सबसे भारी होता है और वो है इमोशनल कर्ज। जो कर्ज हम अपने इमोशन पे ले लेते हैं ना, द फीलिंग ऑफ प्रेशर, द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, द फीलिंग ऑफ फीलिंग लाइक अ लूजर, द फीलिंग ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल, द फीलिंग ऑफ बीइंग इनएडिक्वेट, वो चुकाए नहीं चुकता। एंड उसको चुकाने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिसिप्लिन। Discipline, discipline, discipline. Pick up the thing that works for you and keep repeating it. आपके सारे कर्ज, आपके सारे अरमान, एक्चुअली पहले कंप्लीट करना चाहिए, आपके सारे कर्ज चुक जाएं, आपके सारे अरमान पूरे हों, आप जिंदगी में बहुत बहुत बेइंतहा खुशियां कमाएं। इसी आशा के साथ अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।